पुरजोर तरीके से दलित समाज का पक्ष रखते हुए उन्होंने और एक बार जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स है उसकी मांग की। इस परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है कि 1932 में जो है बाबा साहब और महात्मा गांधी जी के बीच में पुणे के यरवड़ा जेल में पुणे पैक्ट जिसे कहा जाता, पुणे समझौता जिसे कहा जाता है, वो समझौता हुआ। उस समझौते के तहत क्या था कि बाबा साहब सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग कर रहे थे। लेकिन मुझे ऐसा भी पढ़ा है कुछ पुस्तकों में, कुछ समाचार पत्रों में भी, कि कुछ दोनों में मतभेद भी हुआ करते थे इसको लेकर। जी, वो भी क्या थे? ये महत्वपूर्ण मुद्दा है जी। बाबा साहब का ये मानना था कि जो सवर्ण समाज है हमें प्रतिनिधित्व नहीं देगा, इसलिए हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स होने चाहिए। अब सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो है, जो कम्युनल अवार्ड्स, अब ये कम्युनल अवार्ड्स क्या थे, तो 16 अगस्त 1932 में एक कम्युनल अवार्ड्स की घोषणा की गई। उसमें क्या था कि तब की जो प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, रामजे मैकडोनाल्ड, उन्होंने कम्युनल अवार्ड्स की घोषणा की थी। उसके तहत भारत में जो माइनॉरिटीज या अन्य समुदाय, जो हिंदू समुदाय के अलावा जो समुदाय हुआ करता था, बुद्ध, सिख, मुस्लिम, अन्य इस प्रकार के समुदायों को अलग प्रकार से इलेक्टोरेट्स देने की घोषणा की गई थी ताकि उनका प्रतिनिधित्व रहे। बाबा साहब भी, मैंने कहा कि 1931 और 1932 की जो प्रथम गोलमेज परिषद और द्वितीय गोलमेज परिषद में बाबा साहब भी गए थे, उन्होंने इस प्रकार की मांग की थी। तो इसमें गांधी जी का यह कहना था कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट्स में अपेक्षित क्या था कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स में सिर्फ जनजाति, जो शेड्यूल कास्ट, आज जिनको हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं, दलित समाज का ही प्रतिनिधि रहेगा और उनको वोटिंग करने वाले लोग भी दलित समाज से ही रहेंगे। मतलब अन्य समाज के लोग जो अगर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते भी है तो उनको वोटिंग के राइट्स नहीं रहेंगे। अगर ऐसा होता तो गांधी जी का यह मानना था ये हिंदू समाज में उससे विभाजन की परिस्थितियों का निर्माण होगा, समाज में जो एकता दुभंगित हो जाएगी, समाज विभाजित हो जाएगा, ये गांधी जी का मानना था। इसलिए गांधी जी कहते थे कि वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स के खिलाफ थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मानना था कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं है तो दलित समाज को कभी भी प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। और मैंने कहा 1927 में चौदार तालाब का आंदोलन, 1930 में जो कालाराम मंदिर का सत्याग्रह हुआ, इन सभी अनुभवों से बाबा साहब इस निष्कर्ष तक पहुंचे थे कि जब तक सेपरेट इलेक्टोरेट्स विशेष क्या कहते हैं उसको, विशेष इलेक्शन की जो व्यवस्था जो की गई थी कम्युनल अवार्ड्स के तहत, वो जब तक नहीं रहेगी तब तक दलित समाज को प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। ये बाबा साहब का मानना था। इन बातों को लेकर के दोनों में मतभेद थे, लेकिन गांधी जी 1932 में यरोड़ा जेल में जब थे तो वे उपोषण पे, अनशन पे बैठे और फिर बाबा साहब ने गांधी जी के प्रति उनके मतभेद थे लेकिन मनभेद नहीं था, ऐसा हम कह सकते हैं। उन्होंने गांधी जी के बारे में अनेक सारी जगह पे अनेक सारी चीजें कही है और फिर भी गांधी जी की जान बचाने के लिए उन्होंने जो पुणे पैक्ट किया 1932 में, वो पैक्ट हुआ, उसके तहत जो कम्युनल अवार्ड्स के तहत जो उनको सीटें मिलने वाली थी सेपरेट इलेक्टोरेट्स, वो थी 48 सीट्स की व्यवस्था की गई थी। ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। 78 सीट्स थी और उन सीटों को बढ़ा करके जो गांधी जी से जो चर्चा हुई पुणे पैक्ट के तहत जो भी रिजर्व आरक्षित सीटें दी गई, वो आरक्षित सीटें थी 148 सीटें दी गई। तो इस प्रकार से सीटों की संख्या बढ़ाई गई। लेकिन ये जो सेपरेट जो रिजर्व सीट्स गांधी पुणे पैक्ट के तहत जो मिले थे, उसमें सिर्फ दलित समाज के ही लोग वोट करेंगे ऐसा नहीं था, समाज के सभी हिस्से उसमें वोट करेंगे, इस प्रकार की पार्टिसिपेट करेंगे, इस प्रकार की व्यवस्था थी। एक मिनट में मैं एक बात कह दूं कि इसमें पहले 3 लोगों का चयन होना था कि जिसमें सिर्फ दलित समाज के लोग जो है वोट करके 3 लोगों को अपने प्रतिनिधि के तौर पर इलेक्शन के लिए चुनेंगे। आगे चल करके 3 लोगों में से जो है जो फाइनल इलेक्शंस होंगे, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, उनको सभी समाज के लोग वोट करेंगे। तो 1937 में जो भी इलेक्शंस हुए तो बाबा साहब के जितने भी प्रतिनिधि थे, वो प्रथम चरण जो हुआ करता था जिसमें सिर्फ दलित समाज के लोग वोट करते थे, वो उसमें तो उनके सभी कैंडिडेट्स जीत गए, लेकिन जहां पर सभी समाज के लोग वोट करना होता था वहां पर बाबा साहब के सभी जो कैंडिडेट्स थे वो हार गए। इसका मतलब क्या कि सवर्ण समाज
दलितों को प्रतिनिधित्व देने के लिए अभी भी तैयार नहीं था। ये वास्तविकता है। इसलिए बाबा साहब को देशद्रोही होने के जो अनेक प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं, अरुण शौरी जी की एक किताब आई है वर्शिपिंग फॉल्स गॉड करके, उन्होंने भी इस प्रकार के प्रमाण देते हुए इस प्रकार के आरोप लगाने की, बाबा साहब ब्रिटिशों के पक्षधर थे, स्वातंत्र आंदोलन के खिलाफ थे, इसलिए वो देश के पक्ष में नहीं थे। इस प्रकार के आर्ग्यूमेंट जो उन्होंने वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स नाम की जो किताब लिखी है उसमें उन्होंने ये बात कही है। लेकिन अगर बाबा साहब के अब तक की जो चर्चा हमने की, जिन प्रताड़नाओं का, जिन विषम परिस्थितियों का सामना उन्हें करना पड़ा, तब भी जाकर के वे कटु ना बनते हुए इस समाज के सकारात्मक बदलाव के उन्होंने जो प्रयास किया। आज जो अक्सर कहा जाता है ना टेररिस्ट, कि उन पर अत्याचार होते हैं, जो कश्मीर फाइल्स मूवी आई उसमें भी ये कहा जाता है कि उन पर अत्याचार हुए, इसलिए उन्होंने हथियार अपने हाथों में लिए। वहां के जो अभी आतंकवादी है कश्मीर में, बाबा साहब ने भी तो वही करना चाहिए था। लेकिन अगर हम देखें 1927 में जो चौदार का आंदोलन जो हुआ, कालाराम मंदिर का सत्याग्रह हुआ, उन पर अनेक प्रकार के अत्याचार सवर्णों द्वारा किए गए, फिर भी बाबा साहब ने अपने अनुयायियों को कहा कि आपको शांति के रास्ते से ही अपना आंदोलन चलाना है, हिंसा नहीं करनी है। जी विवेकानंद जी, बहुत चर्चा जो है मुझे लग रहा है गहन होती जा रही है, समय भाग रहा है। जी। हमें बच्चों को दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें बतानी है, एक उनका राजनीतिक जीवन, और फिर उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है जानने के लिए हम सभी के लिए, वो ये कि संविधान में उनका योगदान। तो इन दो बातों को हमें जो है हमें साथ में ही जोड़कर उस पर चर्चा करते हैं। बाबा साहब, हमने कहा कि वे सिद्धहस्त लेखक थे, पत्रकार थे, लेकिन वो एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ भी थे। और राजनीति क्यों करना चाहते थे बाबा साहब? तो बाबा साहब राजनीति सिर्फ अपना जेब भरने के लिए राजनीति नहीं करना चाहते। बाबा साहब की राजनीति को अगर हमें समझना है तो बाबा साहब के शैक्षिक जीवन को भी समझने की आवश्यकता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी या फिर वे जब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने चाहा होता तो वहाँ के प्रोफेसर बन करके उन्होंने नौकरी प्राप्त की होती और एक आराम की जिंदगी वो विदेश में, पश्चिम में रहकर जी सकते थे। लेकिन भारत में आकर उन्होंने जिस प्रकार के समाज सुधारणाओं का एक प्रक्रियाओं की शुरुआत की, उसके लिए उन्होंने जिस प्रकार के आंदोलन किए, जिस प्रकार की शैक्षिक संस्था का शुरुआत किया, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी नाम की शैक्षिक संस्था की उन्होंने शुरुआत की, उसके माध्यम से मुंबई में सिद्धार्थ कॉलेज और औरंगाबाद जिसे संभाजी नगर भी कहा जाता है आज, तो संभाजी नगर में मिलिंद कॉलेज, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध कॉलेज है, 2 कॉलेजेस की शुरुआत की। तो ये सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक सभी परिस्थितियों की सुधार जो है पिछड़े समाज घटकों का और राष्ट्र का, वो करना चाहते थे। तो राजनीति बाबा साहब के लिए उस प्रकार की चीज थी। तो 1926 से लेकर के वे जो ब्रिटिश सरकार जब भी हुआ करती थी, तब से उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हो गई, ऐसा हम मान सकते हैं। वहां से लेकर के उनके जीवन के अंतिम क्षण तक, जो 1956 में उनकी जो मृत्यु हुई, तब तक वे राजनीतिज्ञ रहे। भारत के वह पहले कानून मंत्री रहे हैं। बिल्कुल। उसके पहले भी जो वॉइसराय की काउंसिल हुआ करती थी, तो 1942 में वे उसमें मजदूर जो क्या कहते हैं कि उसके लेबर मिनिस्टर हुआ करते थे। तो लेबर मिनिस्ट्री के संदर्भ में जितने भी महत्वपूर्ण प्रावधान है बाबा साहब ने कर रखे हैं। और कानून मंत्री के तौर पर देखिएगा कि बाबा साहब, एक तो हमें जब घटना समिति की जब बात करेंगे हम, संविधान की सभा की जब भी बात करेंगे तो ये चर्चा अलग से आएगी, लेकिन कानून मंत्री के तौर पर जो हिंदू कोड बिल की जो संकल्पना उन्होंने सामने लाई, वे चाहते थे कि समाज के जो पिछड़े घटक जो है, पिछड़े व्यक्ति जो है, उनको तो इस प्रकार की सकारात्मक प्रावधान रहे, उनको पॉजिटिव जो हम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं ना, कि पॉजिटिव अरेंजमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में रहे। इस संदर्भ में उन्होंने प्रावधान तो जरूर किए, साथ ही में महिलाओं की परिस्थितियों को लेकर के भी वे बड़े चिंतित रहते थे। इसलिए उन्होंने हिंदू कोड बिल ड्राफ्ट करते हुए जो स्त्रियां होती है, बालिकाएं होती है, बेटियां होती है, उनको अपने पिता, अपने पति के संपत्ति में उनके अधिकार रहे, उनको हेरिडिटरी राइट्स रहे और उनको अनेक प्रकार के राइट्स के प्रावधान हिंदू कोड बिल के माध्यम से उन्होंने की। वे जब तक जीवित थे तब तक हिंदू कोड बिल्स नहीं पास हो पाए जी। क्योंकि एक जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी या फिर कांग्रेस के अन्य कुछ सदस्य हुआ करते थे, उन सदस्यों ने, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे जो पहले प्रेसिडेंट थे, उनका भी विरोध था हिंदू कोड बिल को लेकर के।
तो जिसके चलते नहीं हो पाया। तो मेरा कहने का मतलब था कि राजनीति बाबा साहब के लिए सिर्फ अपनी जेब भरने का माध्यम नहीं था, जैसे अक्सर हम आज के समय में देखते हैं। वह जो था, राजनीति बाबा साहब के लिए एक सामाजिक सुधारण और राष्ट्रीय एकात्मता और राष्ट्रीय संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा की एक महत्वपूर्ण बात थी। अब उन्होंने इसके संदर्भ में ही जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो उसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की जब बात करते हैं तो उन्होंने जो है हैदराबाद का जो भी एक जो आंदोलन हुआ, हैदराबाद को भारत में सम्मिलित होने को लेकर के वहाँ के लोगों ने जो आंदोलन चलाया था, उसमें बाबा साहब की भी भूमिका रही थी। और आर्टिकल 370 जो 2019 में उसको एब्रोगेट किया गया था, उसको इनकॉर्पोरेट करने से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एज अ चेयरपर्सन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी उन्होंने अमान्य किया था, उस प्रस्ताव को उन्होंने नकारा था। अब ये हुई बात बाबा साहब के राजनीतिक जीवन की। जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की जब बात करते तो हम सब जानते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के माध्यम से हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखी जाने वाली थी, उसके माध्यम से ही जो है अनेक सारी समितियां बनाई गई थी। उसमें से जो मसूदा समिति, उसको इंग्लिश में हम ड्राफ्टिंग कमेटी कहेंगे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे। तो जो भी चर्चाएं होती थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उन चर्चाओं को एक प्रकार से एन्यूमरेट करते हुए, उसका संक्षिप्तीकरण करते हुए, उसको प्रॉपर लिख करके संविधान के स्वरूप में उसको बनाने का जो कार्य था वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का था। अच्छा, अक्सर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर केवल मसूदा समिति के एकमेव सदस्य नहीं थे, अनेक सारे सदस्य थे। पर मैंने जैसे पिछली चर्चा में कहा था कि बाबा साहब एक ही व्यक्ति थे जो इतने हाईली क्वालिफाइड थे, विश्व की सभी राज्य घटनाओं का, मतलब संविधानों का, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशंस का उन्होंने गहराई से अध्ययन किया था। उन सभी घटनाओं का अध्ययन करते हुए, उन सभी संविधानों का अध्ययन करते हुए, भारतीय परिप्रेक्ष्य में हमारा क्या संविधान होना चाहिए, हमारी व्यवस्था के लिए क्या संविधान होना चाहिए, और हमारे हमारा जो नवस्वतंत्र राष्ट्र था उसकी संप्रभुता, उसकी स्वतंत्रता बनी रहे, उसके लिए क्या प्रावधान होने चाहिए, उसके संदर्भ में बाबा साहब ने जो भी लिखा वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए अगर हम कहें कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो डीकोलोनाइजेशन और स्वयं निर्णय के अधिकार प्राप्त होने के बाद अनेक सारे नए राष्ट्र बने, उनमें उन्होंने भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का स्वीकार किया, लेकिन वहां की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा समय तक चल नहीं सकी। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था ना चली, बल्कि आने वाले समय में अधिक मजबूत होती हुई हमको दिखाई देती है। इसके पीछे अगर हम किसी का ब्रेन चाइल्ड अगर हम कहें, किसी का अगर महत्वपूर्ण योगदान अगर हम माने, तो वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। उनका योगदान हमें इस संदर्भ में हमें याद रखने की आवश्यकता है। बिल्कुल। मैं 2 मिनट में बात रख देता हूँ कि बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के कॉन्टेक्स्ट में जब कहते हैं, और बाबा साहब पे आज एक प्रकार से आरोप भी लगते हैं कि रिजर्वेशंस को लेकर के अनेक जो बातें कही जाती है, लेकिन बाबा साहब का ये मानना था कि हम लोकतांत्रिक देश बनने तो जरूर जा रहे हैं, इसमें हम एक व्यक्ति को एक वोट दिया और हर व्यक्ति के वोट की वैल्यू सेम है, जिसके इंग्लिश में कहते हैं कि 1 man 1 vote एंड 1 vote 1 वैल्यू। तो हम पॉलिटिकल इक्वालिटी तो हमने एस्टैब्लिश की, लेकिन सोशल इक्वालिटी कैसे आई, इकोनॉमिक इक्वालिटी कैसी आई? तो पॉलिटिकल जस्टिस के संदर्भ में, न्याय के संदर्भ में अगर बात करें तो पॉलिटिकल न्याय तो हुआ है, लेकिन क्या वास्तविकता में सामान्य आदमी आज के समय में इलेक्शन लड़ सकता था? उस समय में की बात छोड़ दे, आज भी व्यवस्था ऐसी है। तो सिर्फ पॉलिटिकल इक्वालिटी जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत नहीं करेंगी जब तक सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस और इक्वालिटी हमारे समाज में नहीं आएगी। और वो अंतिमतः बाबा साहब फ्रैटर्निटी की बात करते हैं, बंधुता की बात करते हैं। उनका ये मानना है कि बंधुता सिर्फ प्रावधान करके कॉन्स्टिट्यूशन में या कानून बना करके हम बंधुता का भाव का निर्माण नहीं कर सकते हैं। हमें बंधुत्व को अगर मजबूत करना है तो हमारे समाज में परिवर्तन होने की आवश्यकता है। बाबा साहब अपने जीवन काल में 1935 में जो एवला, मुझे लगता है 1935 की एवला परिषद थी, उसमें उन्होंने घोषणा की थी, मैं किस समाज में जन्मा हूं इस पर मेरा कोई मेरा कोई कंट्रोल नहीं था, नियंत्रण नहीं था, मैं हिंदू करके मैंने जन्म लिया, लेकिन
मैं हिंदू करके मरूंगा, दो आई एम बॉर्न एज हिंदू, आई एम नॉट गोइंग टू डाई एज हिंदू। 1935 में उन्होंने घोषणा की और 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म में परिवर्तन किया, कन्वर्जन किया। ये सब करते हुए भी बाबा साहब बदला नहीं लेना चाहते थे। आप देखिए कि राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए वो ऐसे एक समता मूलक विचार में, इस पंथ ही हम कहेंगे, बौद्ध हिंदू धर्म का एक पंथ हम मानते हैं, या फिर बुद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, आज भगवान महावीर की भी जन्म जयंती है। हम जानते हैं कि ये सारी विचार जो है, ये सारी विचारधाराएं, सिख विचारधारा भी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसी मिट्टी से बनी हुई है। इसलिए 1956 में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म में उन्होंने कन्वर्जन किया। ये 1935 में उन्होंने घोषणा की और 1956 में कन्वर्जन किया। इस मध्य में ये जो 20 साल का जो समय है, 20-25 साल का समय मान सकते हैं, 20 साल का समय जो है, तो इस समय में उन्होंने हिंदू समाज में क्या परिवर्तन होते हैं ये भी देखने की कोशिश की। लेकिन हिंदू समाज उस समय भी रिजिड था, कुछ हिस्सों में आज भी इस प्रकार से लचीलापन हमको दिखाई नहीं देता है। आज भी दलितों पर अत्याचार होते हुए कहीं कहीं हमको दिखाई देता है। तो उस समय क्या परिस्थिति आ रही होंगी, इसलिए उनको, क्योंकि उनको पता था कि मेरे पास अभी बहुत ज्यादा समय है नहीं, मेरे अनुयायियों को मैं ऐसे ही अधांतर में छोड़ नहीं सकता हूं, इसलिए उन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और उनके साथ अनेक सारे अनुयायियों ने भी दीक्षा ली। जी, तो कहते हैं कि लाखों लोग उनके साथ कन्वर्ट हुए थे। और जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे, जिनका नाम महंत वीर चंद्रमणि था, जिन्होंने उन्हें बुद्धिज्म की ओर लेकर गए, उन्होंने उस समय उन्हें कहा था कि द मॉडर्न बुद्धा ऑफ दिस एज। और इस प्रकार की तमाम बातें हैं। और जैसा आपने ज्ञान की बात की उनकी, तो वो 64 विषयों में उन्हें महारत हासिल थी, 9 भाषाओं पर उनकी पकड़ थी। और जैसा कि विवेकानंद जी ने भी कहा कि तमाम देशों के संविधानों का उन्होंने गहन अध्ययन किया और उसके बाद जो है हमारा संविधान उन्होंने रचने का प्रयास किया और उसके रचयिता कहलाए। और मुझे लगता है कि हमारी ये चर्चा यहाँ पर समाप्त करनी होगी हमें, क्योंकि समय अभाव है। और ऐसे व्यक्तियों की मुझे लगता है कि जितनी भी चर्चा की जाए, उनसे जितना भी सीखा जाए वो कम ही होगा। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं फिर भी कहना चाहूँगा उनके सम्मान में, कि उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही बात की ओर इशारा किया, चाहे उनकी लाइब्रेरी की बात करें, चाहे उनके संघर्ष की बात करें, ज्ञान सर्वोपरि है। ज्ञान का यदि आप प्राप्त करेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल लाभ पाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। और आप एक अंतिम बात जी, कि वो जो कहते हैं ना कि स्वदेशे पूज्यते राजा जी, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। बाबा साहब के पास खूब पैसा नहीं कमाया, नहीं, और बाबा साहब हमारी, ये तो बाबा साहब पिछली जनरेशन के थे, हमारी जनरेशंस और आने वाली कई जनरेशंस बाबा साहब को याद करेगी। जी बिल्कुल, क्योंकि वो ज्ञान के रूप में वे आज भी हमारे मध्य में उपस्थित है। और हमारे ये सबसे बड़ी सीख हमारे लिए हो सकती है। बिल्कुल हमारे हृदय में रहेंगे। और उनका जो जीवन काल रहा वो वाकई में पूजनीय रहा। और इसीलिए सन 1990 में मार्च 31 को जो है मरणोपरांत उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ऐसी महान शख्सियत को हम प्रणाम करते हैं और आज का हमारा ये सत्र उन्हें समर्पित कर यहाँ समाप्त करते हैं। मैं अपनी पूरी टीम की ओर से विवेकानंद जी का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद राहुल, धन्यवाद आपके सभी साथियों को, धन्यवाद मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए, और ये जो अवसर आपने उपलब्ध कराया ये महत्वपूर्ण है। समाप्त करते हैं और यहाँ पर हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।